मंगलवार को सरकार की तरफ से दिसंबर तिमाही के ग्रोथ आंकड़े जारी किए गए। दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.4% दर्ज की गई। दिसंबर तिमाही के दौरान मैन्युफैक्चरिंग में आई गिरावट, कमजोर निजी खपत और सरकार की तरफ से पूंजीगत खर्च में कमी की वजह से जीडीपी ग्रोथ धीमी रही। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ नेगेटिव 1.1% रही। कृषि और खनन दोनों की ग्रोथ 3.7% रही। तीसरी तिमाही में जहां थोड़ा सा सुधार दिखा वो था कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सर्विस सेक्टर, यहां थोड़े से नंबर बेहतर दिखे। सर, पहला सवाल जीडीपी ग्रोथ पर ही 4.4% ग्रोथ क्यों रह गई, इतनी सुस्त क्यों रह गई? अब तो सब कुछ खुल गया है, कोरोना से हम वापसी कर चुके हैं, सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कि ये ग्रोथ जो है वो 4.4% पर ही अटक गई? शुभम, ऐसा लगता है जैसे कि रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को ज्यादा गहराई से समझा था, और इसलिए अगर आप रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में जो आए आकलन माने तो उनके हिसाब से साल की दो दूसरी तिमाहियों में, यानी आखिरी दो तिमाहियों में, अगले 6 महीनों में भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट की संभावना थी। कारण उसके उस समय भी बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि जो मोमेंटम कोविड से उबरने के बाद बना था अर्थव्यवस्था में वो बरकरार नहीं रह पाएगा। और आंकड़े जो भीतर से उतर कर निकल कर आ रहे हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि पहली तिमाही जहां का दहाई के अंकों में हमने आर्थिक विकास दर देखी थी, जो तेज रिकवरी दिखाई दे रही थी, उसके बाद एकदम तेज ढलान आई है। और चूंकि हम लगातार इन आंकड़ों पर नजर रखते हैं पूरे साल से, तो अब मासिक के आधार पर भी अगर आप आंकड़े देखें या जो जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आता वो भी हमें ये बता रहा था लगातार कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मांग नहीं आ रही है। कंपनियां इसकी शिकायत कर रही थी, कंपनियों के पास डिमांड नहीं थी, जो बड़ी खपत के हिस्से थे वहां से बड़ी डिमांड नहीं आ रही थी। तो अब इन आंकड़ों के भीतर अगर आप देखें तो एक तो जो पेंटअप डिमांड जो भी कही जा रही थी, तथाकथित सो कॉल्ड पेंटअप डिमांड की, जो कोविड के दौरान नहीं मिली थी, वो निकलने वाली थी, उसका असर खत्म हो गया। दूसरी चीज है कि कृषि की तरफ से 3.7% की विकास दर को अगर आप अलग हटा दें तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिलकर अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी बढ़ोतरी जोड़ नहीं पाया इस तिमाही के दौरान। सर्विसेज ने थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई है। अब यहां से जो ढांचागत चुनौती अर्थव्यवस्था के अंदर दिखाई दे रही है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी इंजन फायर कर रहे थे अर्थव्यवस्था के कोविड से उबारने की स्थिति में, वो अब धीमे धीमे सुस्त पड़ रहे हैं। पर इन इंजन्स में भीतर दो चीजें और महत्वपूर्ण है। केवल उत्पादन ही नहीं गिर रहा है, खर्च भी गिर रहा है। खर्च के जो दोनों हिस्से हैं, पहिए हैं, एक पहिया है सरकार का खर्च और एक हमारा आपका निजी खर्च, दोनों में गिरावट आई। सरकार के पूंजी खर्च में भी गिरावट आई। सरकार ने जैसा हमने पहले भी कहा था कि सरकार भी थक रही है, क्योंकि सरकार के बजट पर अपना दबाव है। तो इस तिमाही में सरकार का पूंजी खर्च भी घटता दिखाई दिया। इस तिमाही में प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो लगातार गिरा हुआ वो तो था ही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की रफ्तार सामने बढ़ती नहीं दिखाई दी। अब यहां से वो तीसरी तिमाही है जहां एकदम आर्थिक विकास दर 5% से नीचे खिसक जाती है। और जब 5% से नीचे अर्थव्यवस्था की विकास दर खिसकती है तो उसके बहुत सारे कई अलग अलग असर होते हैं कि लोगों की आय बढ़ने की दृष्टि से, बाजार में मांग की दृष्टि से। सर, अगर इन आंकड़ों को अंदर घुसे देखें, जैसे आपने बताया कि खपत टूटी है, उत्पादन की और खपत की स्थिति और अगर बेहतर तरीके से समझना चाहें तो कैसी तस्वीर उभरती दिखती है? अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में दो हिस्से दिख रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा है ऊपर का, जहां आप एक स्पष्ट रूप से कैशियर रिकवरी देख सकते हैं। एक बड़ा हिस्सा है, जैसे कि अगर आप एविएशन के आंकड़े देखें तो विमान में यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ी है, एयरपोर्ट्स के ऊपर कतारें लंबी है। अगर आप प्रीमियम उत्पादों की बिक्री देखें तो उनकी बिक्री में कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही। अगर आप होटल्स की बुकिंग देखें तो उनमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही। लेकिन जैसे ही आप वहां से नीचे उतरते हैं और बड़े मास स्तर पर बिक्री के आंकड़े देखते हैं, खपत के आंकड़े देखते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि जहां से दरअसल डिमांड को सबसे ज्यादा सहारा मिलता है, जो डिमांड का टर्बो चार्ज है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो डिमांड में केक की आइसिंग है, केक के ऊपर लगाई जाने वाली आइसिंग है। केक तो दरअसल भारत में जो मध्य वर्ग की बड़ी खपत है, वहां से खपत आगे नहीं दिख रही। और वहां महंगाई ने काफी गहरा असर किया है। महंगाई ने उन सारी चीजों की खपत को प्रभावित किया है। लोगों के खपत का तरीका बदला है। शहरों में छोटे छोटे पैकेट में सामान बिकने लगे हैं, बल्क में घरों में शॉपिंग कम हो गई है। टू व्हीलर, पहले हमने बाइक्स की सेल में गिरावट देखी, अब इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स की सेल्स में भी गिरावट दिखी है। तो अब यहां से एक बड़ी ढांचागत चुनौती दिखाई देती है कि मांग को सस्टेन कर पाना मुश्किल हो रहा है इस तिमाही में, और अगली तिमाही की नई चुनौतियां और ज्यादा होंगी, ऐसा लगता है। सर, अब ये माने आरबीआई यहाँ पर अगर उसका अनुमान सटीक था, जैसा आपने कहा कि ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा करीब से आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को समझा, तो आरबीआई ने ये माना है कि अगला जो ये मौजूदा तिमाही है जिसमें हम चल रहे हैं, एक महीना आज आखिरी महीना शुरू हुआ है, यहाँ भी बहुत अच्छी ग्रोथ के अनुमान नहीं दिए। तो क्या 7% ग्रोथ इस साल अब नहीं हासिल हो पाएगी?
हाँ, सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से शुभम 7% का टारगेट बनाकर रखा। अगर आप कैलकुलेशन करें, आप आंकड़े लगाएं, आप किसी भी तरफ से जोड़ने की घटाने की कोशिश करें, थोड़े ज्यादा उदार हो जाएं, थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं कि 13.5%, फिर 6.5% और उसके बाद 4.4%, उसके बाद नीचे आ जाए। हर स्थिति में अगली तिमाही में 5% से ऊपर 5.2% के आसपास की आर्थिक विकास दर चाहिए होगी लास्ट क्वार्टर में लास्ट तिमाही में, जहां हमें महंगाई का, खाद्य महंगाई का और ज्यादा बड़ा असर दिखाई दे रहा है, जहां हमें इस बात का भी असर दिखाई दे रहा है कि जो टूटती गिरती हुई मांग है, उसमें जो हिस्से त्योहारी मौसम में भी थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर रहे थे, वो हिस्से भी अब धीमे पड़ना शुरू होंगे। तो सरकार अगर 7% का आकलन रख रही है और उसे समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है, तो शायद इस आकलन की वजह ये होगी कि चूंकि सरकारें आमतौर पर साल के आखिरी 3 महीनों में खर्च करती हैं, और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो अगर अगली आखिरी तिमाही में थोड़ा तेजी से बढ़ता है, तो शायद एक्सपेंडिचर साइड से जीडीपी को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में इस साल 7% की आर्थिक विकास दर मिलने की संभावना नहीं दिखती मौजूदा आंकड़ों में, जब तक कि आखिरी तिमाही में कोई ग्रोथ का बड़ा चमत्कार ना हो जाए, क्योंकि आखिरी तिमाही में फिर बहुत ज्यादा तेज रिकवरी चाहिए होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए होगी, डिमांड चाहिए होगी, वो नहीं दिख रही है। और दूसरी एक और चीज है कि जो साल की आखिरी तिमाही होती है, उसके बाद कृषि उत्पादन का या रबी के फसल के उत्पादन के आंकड़े आना शुरू होते हैं। आमतौर पर मार्च और अप्रैल में बिक्री होती है, तो आखिरी तिमाही का हिस्सा जो है वो खरीफ की फसल को समेट कर खत्म होता है, तीसरी तिमाही का हिस्सा। तो आखिरी तिमाही की मांग पूरी तरह उद्योगों पर निर्भर होती है, उपभोक्ताओं पर निर्भर होती है। तो अभी कंज्यूमर्स की तरफ से ऐसा कोई उत्साह नहीं दिख रहा है सेंटिमेंट के तौर पर या मार्केट में डिमांड के तौर पर, इसलिए 7% को लेकर बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं। और आंकड़े भी अगर आप देखो तो ऐसा नहीं लगता है कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 22-23 में 7% का आंकड़ा छू पाएगी, वो 6.5% के आसपास के रेंज में ही रहेगी। और ये अगले साल के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कह चुका है कि अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 3 साल में लोएस्ट रहेगी। क्योंकि अगर अगले साल आर्थिक विकास दर 6% के आसपास रहती है, 6% से नीचे रहती, तो यहां से उठाने में बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। यहां से सरकार को, उद्योग को, निवेशकों को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी यहां से उठाकर ऊपर लाने में आर्थिक विकास दर को। बिल्कुल 7% दर हासिल करनी है तो आपको आखिरी क्वार्टर, मौजूदा क्वार्टर में 5.2% कम से कम आर्थिक विकास दर चाहिए, तभी आप ये 7% के आसपास पहुंच पाएंगे।